सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 1, राइट। तो वर्ब बेसिक रहेगा हमारा आज। तो वर्ब बेसिक के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें रहती हैं, क्या इसका एट्रीब्यूट है, वो आज हम इस सेशन में देखेंगे और साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस भी बाद में प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो वर्ब बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो वर्ब बेसिक के अंदर क्या फंडामेंटल्स आते हैं, तो बेसिकली जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट। कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो आप तो सोचोगे कि सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो बहुत ईजी होती हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें आपने ध्यान रखना है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में कई बड़े कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं जो ऑफन मतलब हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, राइट। तो उसी को आज हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बोल रहा है वर्ब्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले आपको ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो ये हमेशा आपको तंग करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, अच्छा ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं, सेम थिंग है ये, राइट। अब आपको पता है आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, सेकंड फॉर्म पढ़ी है, थ्री फॉर्म पढ़ी है, थ्री फॉर्म्स बचपन में पढ़ी होती हैं बच्चे ने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट कि सर तीन होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे बी लिख रहा है यहाँ, फिर यहाँ डू लिख रहा है और यहाँ पे नीचे हैव लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको आप बेस फॉर्म भी बोल सकते हो। इसको बेटा एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस फॉर्म, राइट। वाई दिस इज कॉल्ड बेस फॉर्म, इसको बेस फॉर्म क्यों बोला जाता है, इसको बेस फॉर्म के नाम से ही हम क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसका बेस फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे ईट है ना, ईट एक फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आपको पता है ईट से ही सेकंड फॉर्म एट बनेगी, ईट से ही थर्ड फॉर्म इटन बनेगी, ईट से ही फोर्थ फॉर्म ईटिंग बन जाएगी और ईट से ही फिर V5 में ईट्स हो जाता है, राइट। तो मतलब इसको बेस फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि ये मुख्य वर्ब यही होती है फर्स्ट फॉर्म। तो बेस फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, अपनी जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा वो हमेशा ही प्लूरल होती है। बेस फॉर्म कभी भी सिंगुलर नहीं होती है, राइट। ये प्लूरल ही कॉन्टेक्स्ट होता है इसका। जैसे बी की आपसे फर्स्ट फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो आर आपकी फर्स्ट फॉर्म है। फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज या वर, राइट। फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, बीन हो जाएगी। फिर फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा, बींग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में अब इज एम आर में से आपसे पूछूंगी प्लूरल कौन सा होता है, तो इज एम आर में से आप बोलोगे सर प्लूरल तो आर होता है। तो बेस फॉर्म क्योंकि प्लूरल होती है उसको आर को फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और उसकी जो सिंगुलर फॉर्म बनेगी बेटा वो इज और एम होते हैं। आप जानते हो कि इज और एम आपका बन जाएगा V5, मतलब V5 में हम लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म और V1 में हम लिखते हैं प्लूरल बेस फॉर्म को। अब सेकंड आप देखो डू। अब आपसे मैं पूछूं डू और डज में से बताओ बेटा प्लूरल किसके साथ, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम, तो आप बोलोगे सर डू प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है, राइट। तो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड हमारी यहाँ पे सेकंड फॉर्म बन गई, डन इसका थर्ड हो गया, डूइंग इसका फोर्थ हो गया और डज आपका सिंगुलर वाला V5 में लिखा जाएगा। तो जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं उनको V5 में लिखा जाता है और जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं उनको बेस फॉर्म बना के V1 के कैटेगरी में रखा जाता है, राइट। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं हम। अब थर्ड की बात कर रहे हैं तो हैज और हैव में से आपसे पूछा जाए प्लूरल प्लूरल के साथ क्या लिखा जाता है, तो आप बोलोगे सर आई वी यू दे हैव प्लूरल होते हैं, उनके साथ हैव आता है, तो मतलब हैव प्लूरल है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, हैड। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी, हैड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, हैविंग। और इसकी V5 सिंगुलर वाली क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का इसका मतलब क्या है। देखो मैंने बोला ही, बात को समझना। मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, राइट। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे आपके सामने और मैंने लिख दिया ही इज अ स्टूडेंट, राइट। ये खत्म हो गया यहाँ पे हमारा वाक्य कि वो एक विद्यार्थी है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में एक्शन है या स्टेट है, क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है, क्या वो काम कर रहा है कोई विद्यार्थी। हम तो सिंपली बोल रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है, वो एक विद्यार्थी है। तो इस वर्ब के थ्रू बेटा हम यहाँ पे इसकी स्टेट को बता रहे हैं, स्टूडेंट की स्टेट को रेफर कर रही है हमारी यहाँ पे इज वर्ब। तो जब भी कभी ये स्टेट को रेफर करती है ना, जितनी भी लिखी है आपके सामने, इज है, एम है, आर है, इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड, जब भी ये वाक्य में स्टेट को बताती हैं तो वहां पे समझ जाना इनका काम होता है थ्री फॉर्म का। वहां पे ये मेन वर्ब्स का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का काम नहीं करती हैं। सेम इसी वाक्य को अगर मैं बोलूं ही इज स्टडिंग, मैंने बोला ही इज स्टडिंग, भाई वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है।
तो क्या अब इस वाक्य में हम इज के थ्रू और स्टडिंग यहाँ पे एक्शन वर्ड है, ठीक है, तो क्या अब हम यहाँ पे स्टेट को बता रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर स्टेट नहीं बता रहे हैं, हम तो यहाँ पे एक्शन को बता रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ये तो काम हो रहे हैं ना, ये तो एक्शन हो रहे हैं। तो जब भी स्टेटमेंट में एक्शन होता है, जब भी आपको एक ही बात से पकड़ना है इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपने देखा कि यार सेंटेंस में एक्शन डिनोट कर रहा है, स्टेट नहीं बता रहा है, तो बेटा वहां पे फिर इज अमार ये बन जाती है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब, इनके रूप बदल जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है और स्टडिंग यहाँ पे हमारी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब। तो जब भी स्टेट को बताती हैं सेंटेंस में, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वहां पे थ्री फॉर्म का काम करती हैं, इज एम आर का काम करती हैं, और जब आप इनके थ्रू एक्शन को बताते हैं तो फिर वहां पे ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर मेन वर्ब बन के कोई और वर्ब लिखी जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्रू समझाना था। जैसे आप बोलते हो आई हैव अ कार, आपने बोला मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, तो क्या आप हैव के थ्रू एक्शन को बता रहे हो? नहीं, आप हैव के थ्रू आप पोजेशन बता रहे हो, अधिकार को बता रहे हो आप कि मेरे पास एक गाड़ी है, राइट। तो जब भी आप हैज हैव को मेन वर्ब बना के लिखोगे सेंटेंस में, तो समझ आना बेटा वहां पे इनका काम होता है पोजेशन बताने का। ये दोनों ही वर्ब्स आपके वहां पे पोजेशन को दिखाती हैं, अधिकार को बताती हैं, राइट। उनका काम होता है वहां पे अधिकार को बताना, पोजेशन डिनोट करने का, राइट। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ फ्लैट इन चंडीगढ़, उसके पास चंडीगढ़ में एक फ्लैट है, राइट। तो मतलब हम पोजेशन बता रहे हैं वहां पे, तो फिर वहां पे पोजेशन होगा, तो फिर वहां पे हमेशा ही ये मेन वर्ब होती है, वहां पे कभी भी इनका काम मतलब एज ए हेल्पिंग वर्ब इनको यूज नहीं करते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब पोजेशन होता है तो वहां पे इन वर्ब को आपने मानना है मेन वर्ब। हैज हैव जो मेन वर्ब मतलब पोजेशन को रेफर करती है, और बाकी जो अदर है वो स्टेट को रेफर करती है। ही वॉज अ चाइल्ड व्हेन आई वॉज अ किड, तो मैं अपनी स्टेट को बता रहा हूँ, एक दशा को बता रहा हूँ कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। सो आई यूज टू मेक सो मेनी मिसचीफ, राइट, मैं बहुत सारी मिसचीफ करता था। सो मच, सॉरी मैनी नहीं, मच आएगा, मिसचीफ अनकाउंटेबल होता है। सो व्हेन आई वाज किड आई यूज टू डू मच मिसचीफ, मिसचीफ्स भी नहीं होता, मच प्लूरल है तो मिसचीफ ही लिखा जाएगा, राइट। तो इनके दो फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट बता रहा है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है। पास्ट में भी सेम रहती है, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम रहती है। जैसे आप देख सकते हो बर्स्ट, इसकी सेकंड फॉर्म सेम है, इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी सेम है, राइट। फिर जितने भी ये कास्ट वाले पेयर होते हैं, ठीक है, आपने हमेशा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया है वैसे पहले, ओवरकास्ट पेयर आ चुका है, तो ब्रॉडकास्ट है, ओवरकास्ट है, फोरकास्ट है, थोड़े से आगे भी होंगे, जैसे अकेला कास्ट है या टेलीकास्ट भी आ रहा है कहीं पे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कास्ट वाले जोड़े यार हमेशा सेम रहते हैं, कभी ईडी मत लगाना इसके साथ। जब भी एरर देगा एग्जामिनर इन वर्ब्स के साथ आपको ईडी लगा के देगा पीछे, अगर ईडी लगा रहा है तो वो गलत होता है, वो रॉन्ग होता है, ईडी कभी नहीं लगाते इनके साथ। सो कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ओवरकास्ट सारे सेम है, सारी सेम वर्ड्स लिखी हुई है आपके सामने। कॉस्ट 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 है, कट 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 है, पढ़ी होगी बचपन में आपने, है ना। कट का सबको पता होता है, हिट का सबको पता होता है, हर्ट सेम रहता है। फिर एक दो और है, स्प्रेड, स्प्रेड का भी ध्यान रखना बेटा, स्प्रेड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है भी सेम होती है। स्प्रेड स्प्रेडिड नहीं होता, स्प्रेडिड कोई वर्ड नहीं होता, तो स्प्रेड का भी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आ रहे हैं हम आज के मेन एट्रीब्यूट पे, जो वर्ब्स का सबसे कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे लाए, एक लाए है ये, फिर नीचे लिख रहा है ले, फिर नीचे लिख रहा है लाए, मतलब लाए दो होते हैं। अगर लाए के सेकंड में आप लिख रहे हो लाइड और थर्ड में भी आप लिख रहे हो लाइड, तो समझ जाना इसका मतलब होता है बेटा झूठ, है ना। झूठ कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो आप बोलते हैं मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला, तो क्या बोलोगे आप? माई फ्रेंड लाइड टू मी, शी लाइड टू मी, राइट। और ये जो पहला लाई है, इसका मतलब होता है कोई चीज हॉरिजेंटली नीचे पड़ी हुई है, नीचे पड़े होना, गिरे होना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा ले, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी लेन, राइट। जब हम बात करते हैं इस ले की, ले का मतलब होता है नीचे गिराना, सॉरी नीचे कोई चीज आपने रखी। जैसे मैं बोलता हूँ शी लेड द ट्रे ऑन द टेबल, तो उसने ट्रे को टेबल के ऊपर रख दिया। अच्छा, लाए का मतलब होता है कोई चीज पहले ही गिरी हुई है, नीचे पड़ी हुई है। और ले का मतलब होता है रखना, नीचे किसी चीज को आपने रख दिया। सो ले की पास्ट फॉर्म होती है बेटा लेड, और थर्ड फॉर्म में भी इसका क्या हो जाता है लेड। कंफ्यूजिंग पेयर है, मैंने एग्जांपल से क्लियर किया हुआ है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ सकते हो, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। ये लाई का सेकंड फॉर्म झूठ वाला है, ठीक है। ही ले ऑन द बीच, मतलब आपने देखा होगा
कि गोवा अगर आप जाओगे तो वहाँ पे काफी जो है टूरिस्ट वहाँ पे बीच के किनारे लेटे होते हैं, मतलब पड़े होते हैं, है ना, लाई ऑन द बीच। तो ये वहाँ पे ले ऑन द बीच है, टू ले ऑन द बीच। ये लाई का सेकंड फॉर्म है ले, नीचे पड़े होने वाले का। फिर जो ले होता है उसके दो तीन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ले लेड लेड जो बोला, देखो जब कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, उन्होंने फाउंडेशन नींव रखी, तो ऐसे न्यूज़पेपर में दिया होता है द मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन, राइट। फिर मुर्गी ने जब अंडा दिया तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस लेड वर्ब का यूज करते हैं, द हेन लेड एन एग, वहां पे भी हम लेड का यूज करते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा आज का अगला पेयर कंफ्यूजिंग, दैट इज हैंग। दो तरह के होते हैं, आपने ध्यान रखना, दो हैंग होते हैं। अब आप बोलोगे सर इनमें क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। अब एग्जामिनर यही खेल खेलेगा, पेपर में क्या करेगा, एरर दे देगा, जहां पे लगना होगा हंग वहां लगा के देगा हैंग्ड, और जहां पे लगना होगा हैंग्ड वहां पे लगा के देगा हंग। इंटरचेंज मारेगा, इसकी जगह इसको लगा के देगा, इसकी जगह इसको लगा के देगा। तो पहले तो हमें इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। अब देखो हैंग हंग हंग, हंग होता है बेसिकली झुकाना, ठीक है, लटकाना बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आपने अपनी अपने टॉप को, अपनी जीन्स को अपने वॉल पे टांग दिया, लटकाना, वो वाला लटकाना है ये। लेकिन आपको पता है मुंबई में अटैक्स हुए थे, तो उसमें एक पाकिस्तान का एक टेररिस्ट था कसाब, है ना, कसाब को पकड़ा गया था। कसाब एक 18-19 साल का एक लड़का था, ठीक है, उसको पकड़ लिया गया था, टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसको फांसी दे दी गई थी बाद में। तो जब जज सजा सुनाता है, बोलते हैं ना टू बी हैंग्ड टिल डेथ, ऐसे बोलते हैं जज, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मतलब मौत तक ये बंदा लटकता रहेगा, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। पेन की निब को तोड़ते हैं और ये आदेश देते हैं इस बंदे को टू बी हैंग्ड टिल डेथ है, तो वहां पे फिर वो फांसी वाला हैंग्ड है। एक हंग झुकाना होता है, लटकाना होता है, टांगना होता है, दीवार पे आपने कुछ टांग दिया, लेकिन हैंग्ड का मतलब बेटा फांसी देना होता है। एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, सेंटेंस बोला है कसाब हैज बीन हैंग्ड, तो मतलब कसाब एक टेररिस्ट था जिसको फांसी देने की बात कर रहा है, कि उसको फांसी दे दी गई। फिर दूसरा बोल रहा है ही हंग हिज हेड इन शेम। अच्छा, कई बार हम ऐसे कोई गलत काम भी कर देते हैं कि सामने वाले बंदे से ना हमें नजरें ही नहीं मिलाई जाती, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे ही हैंग्ड हिज हेड इन शेम। शर्म से, देखो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, शर्म से उसने अपने सिर को नीचे झुका दिया, लटका दिया, टांगने को, झुकाने को, लटकाने को बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड देखिए, ये जो पहला फॉल है इसका मतलब होता है गिरना, इट मीन्स गिरना, राइट। और जो दूसरा फेल है, ये लिखा हुआ है कट डाउन, है ना, जैसे आपको पता है किसान होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और नीचे गिराते हैं, तो फेल जो वर्ब है दूसरी, इसका मतलब गिराना होता है, गिरना नहीं होता। गिरना और गिरने और गिराने में अंतर होता है स्टूडेंट्स। मैं नीचे गिर गया तो मैं ऐसे बोलूंगा, या वो नीचे गिर गया तो मैं ऐसे बोलूंगा ही फेल डाउन। अब ये जो फेल मैंने यहाँ लगाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉल का सेकंड फॉर्म, ये फॉल का, इस फॉल का V2 है ये फेल, राइट। लेकिन जब मैंने ऐसे बोला द फार्मर फेल्ड द ट्री डाउन, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसान ने पेड़ को नीचे गिरा दिया, किसान ने पेड़ को नीचे गिरा दिया, तो फिर आपको यहाँ पे फेल्ड लिखना है, तो आपको ये वर्ब लिखनी पड़ेगी, फेल्ड। फेल्ड 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 होता है, फॉल फेल फॉलन होता है, राइट। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड, और दूसरा लिखा है फाउंड, ठीक है। अब देखो फाइंड का मतलब होता है टू डिस्कवर। मैंने ना आपको किसी राइटर की बुक प्रेफर करी, आपने मेरे से पूछा कि सर इंग्लिश के लिए कौन से राइटर की बुक लें, तो मैंने आपको कोई राइटर बता दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको कोई राइटर का नाम बता दिया, भाई इस राइटर की बुक आप मार्केट में खरीद लो। अगर तो वो बुक आपको कहीं पे भी नहीं मिली, तो आप ऐसे बोलोगे आई डिड नॉट सर, आई डिड, अगले दिन आप आओगे, आप बोलोगे सर आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक एनीवेयर, सर आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक एनी इन एनी बुक सेलर, राइट। लेकिन अगर आपको इजिली मिल गई वो बुक, तो मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट डे, हाँ जी वो बुक खरीद लिया आपने, तो आप बोलोगे यस सर आई इजिली फाउंड इट, राइट, आई इजिली फाउंड इट इन बुक सेलर या बुक शॉप्स, राइट। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मुझे इजिली मिल गई, तो आई थिंक आप कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। सो फाइंड का मतलब डिस्कवर होता है, कोई चीज मतलब आपको मिल गई इजिली, ठीक है। और फाउंड का मतलब क्या होता है, फाउंड होता है बेटा टू एस्टेब्लिश, राइट। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, तो मैं बोलता हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उस उसकी जो स्थापना हुई थी, सॉरी, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, नहीं, 1882। जो पीयू है पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पता है नंबर 1 तो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी रैंक्स में 4th या 5th नंबर पे आती है ये, ठीक है। तो पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1882 में, 1882 में, तो मैं क्या बोलूंगा द पंजाब यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, तो फिर वहां पे फाउंडेड आएगा, देखो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो चीज मैं बोल रहा हूँ मैंने ऑलरेडी वहां पे कंटेंट में उतारी है। सो ही फाउंड द बुक एवरीवेयर,
द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1998, तो 1998 में। यहाँ नाम नहीं दे रहा, तो मैंने पीयू का बता दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो पीयू है वो 1882 में उसकी स्थापना हुई थी। अगर आप पीयू का एग्जांपल देना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, द पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1882, राइट। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ये माइनर डिफरेंस है, ये इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स बनाएगा। लगना होगा फाउंड, दे देगा फाउंडेड, लगना होगा फाइंड, दे देगा वहां पे फाउंड। तो उसी के आधार पे हम फिर अभी एरर्स भी करने वाले हैं आगे। ये पेयर 3 देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्लाई होता है बेटा, एक फ्लो होता है और एक ओवरफ्लो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहला जो फ्लाई है, इसकी वर्ब तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, 7th 8th वाला। सर फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो आता है, अच्छी बात है। लेकिन पेपर में आता है बेटा ओवरफ्लो के ऊपर एरर, ध्यान रखना। अब फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, तो वो पता क्या करता है, जो पेपर सेटर होते हैं तो बड़े चालाक, वो क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में, बोलेगा ओवरफ्लोन, ऐसे देगा ओवरफ्लो। तो जब आपको पता है ये जो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना होता है। फ्लो मतलब बहाव होता है, भाव की वर्ब्स होती हैं ये। फ्लो मतलब बहना, ऐसे वाटर फ्लो होता है आगे को, है ना, फ्लोइंग वाटर बोलते हैं। फिर ओवरफ्लो मतलब एक्सेसिव वाटर, बहाव हो रहा है पानी का। तो ये जो बहाव वाली वर्ब्स होती है, इनमें हमेशा ही ध्यान रखना, आपने ईडी लगाते हैं। इसमें लगता है फ्लोड फ्लोड, राइट वर्ब बनेगी ओवरफ्लोड ओवरफ्लो। आगे आ जाते हैं, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे सामने। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है, इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्राउन इन योर स्वेट, राइट। सो इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर, अब सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो टेंस पहचानो, वर लग रहा है। वर लग रहा है मतलब हमें यहाँ से अंदाजा लगे इस वर्ब से कि यार ये टेंस पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि वॉज वर तो पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल, जब पास्ट में स्टेटमेंट चल रही है तो क्या आप उसके साथ एंड में विल लिखोगे, तो क्या इसके साथ आप जो है फ्यूचर टेंस को लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे विल गलत हो जाएगा बेटा, आपको विल मॉडल की पास्ट स्टेट लिखनी पड़ेगी, और विल का पास्ट होता है वुड। कनेक्शन की बात होती है जब स्टेटमेंट पास्ट में गोइंग ऑन है, तो यू कांट यूज फ्यूचर विद पास्ट टेंस, ये देयर यू हैव टू यूज फ्यूचर टेंस, सॉरी पास्ट टेंस। पास्ट के साथ कनेक्शन आप पास्ट का ही बिठाओगे, तो विल की जगह वुड लिख दीजिए। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड सवाल बोल रहा है बेटा ओइंग टू द, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशियन। देखो एक वर्ब होती है बेटा सिंक, राइट, राइट, और एक वर्ब होती है आपकी ड्राउंड, DROWN। अब इन दोनों वर्ब्स में यूसेज में डिफरेंस है। जो सिंक वर्ब होती है इसका पास्ट बनता है सैंक, SANK, और इसका थर्ड बनता है संक, SUNK। ड्राउंड का पास्ट फॉर्म बनता है ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड, और इसका V3 भी बन जाता है ड्राउंड, राइट। डिफरेंस यूसेज में है कि जो ड्राउन होता है ये लगता है बेसिकली लिविंग बीइंग। सपोज कोई पर्सन है वो डूब गया, तो लिविंग के लिए आप ड्राउन लगाओगे, राइट। और जो सिंक होता है ये लगता है चीजों के लिए, थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग बोल सकते हो, थिंग्स बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। चीजें नॉन लिविंग ही होती है, राइट। तो यहाँ पे तो बात किसकी कर रहा है, इस वाक्य में किस चीज की बात कर रहा है बेटा, शिप की बात कर रहा है ना। शिप तो चीज है, शिप तो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या यहाँ पे बी पार्ट में आपका जो एरर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी में, राइट। यहाँ पे ड्राउन की जगह बेटा क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रहा है ड्राउन की, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सैंक। sank would be the right answer over here. Owing to the heavy rains the ship sank in the middle of the ocean, right, ये बोल रहा है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड सेंटेंस बहुत इजीली बता सकते हो आप, इजीली बता सकते हो, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग। तो क्या यहाँ पे इज सिचुएटिंग होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो हो चुकी है, मतलब वो तो कैपिटल ऑफ यमन 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल पे, मतलब वो सिचुएटेड हो गई है। स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में जाना जाएगी, लेकिन वो बना नहीं रहा, कंटिन्यूस स्टेट में दे रहा है, तो ईडी लगा दे, इज सिचुएटेड मस्ट बी देयर इंस्टेड ऑफ सिचुएटिंग। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ की बात करें बोला इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इन एनी केस है, एनी केस मतलब कोई भी एक केस, तो एनी केस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। एनी तो कोई एक होता है ना, एनी वन, इफ एनी वन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई एक, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नेचर का है तो हम बी पार्ट में आर कैसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ आर इट शुड बी इज आएगा, right. So in any case no disciplinary action is required to be taken would be the right answer. Come to question number 5। फिफ्थ बोल रहा है I wasn't at the last meeting and neither was you। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते,
हर तरफ से, हर एंगल से, कोई भी एंगल उठा लेगा, ठीक है, और आपको एरर बना के दे देगा। आपके मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, कितने साउंड हो आप, कितनी चीजों को आप कैच करते हो, हिट कैसे करते हो। देखो, तो क्या आपसे मैं पूछूं बेटा कि जो यू होता है, क्या कभी हम यू के साथ वॉज लिखते हैं? क्या मैं ऐसे बोलूंगा यू वॉज गोइंग देयर? देखो सवाल कैसे बना दिया इसने, यू वॉज गोइंग देयर, क्या ऐसे लिखना ये सही होगा? गलत नहीं है ये? तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है, यू वर आएगा यहाँ पे, तो वॉज तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लूरल आई वी यू दे के साथ वर लगता है। जब यहाँ पे यू के साथ वर आया, तो फिर यहाँ पे सी पार्ट में हम वॉज यू कैसे करेंगे? यहाँ पे भी तो वर आना चाहिए। बस बन गया आंसर। सो आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग, स्पीकर बोल रहा है कि मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था, ठीक है, एंड नीदर वर यू, और ना ही तुम थे, तो वर आएगा वहां पे, यू के साथ वॉज कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, बोल रहा है ही रिमेंबर्ड, ही रिमेंबर्ड, यहां से टेंस को पहचानो, कौन सा फॉर्म लग रहा है? सेकंड फॉर्म लग रहा है, V2, पास्ट टेंस है ही, स्टेटमेंट इज गोइंग इन पास्ट। मैंने अभी अभी बताया, जब स्टेटमेंट का रेफरेंस आपका पास्ट का है, तो लेटर ऑन आपको उसके साथ कनेक्ट भी पास्ट ही करना है, राइट? फिर से वही एरर बनेगी, सी पार्ट में विल क्यों आएगा? विल तो फ्यूचर है, पास्ट के साथ तो फ्यूचर कभी लिखा नहीं जाता, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या जाएगा? इट शुड बी पुट, would be. So he remembered that his visa would be expired in a month. ये बना सही सेंटेंस, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट का ही कनेक्शन बिठाना पड़ता है। आगे आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन है 11th वाला। वेरी सून, बहुत जल्दी, आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया, दैट ही इज एट फॉल्ट। अरे जब मैंने रियलाइज कर लिया, जब मैंने रियलाइज कर लिया, स्टेटमेंट पास्ट में चल रही है, तो क्या वो फॉल्ट पे है? बहुत जल्दी मैंने ये महसूस किया, बहुत जल्दी मैंने रियलाइज किया कि वो गलती पे था, तो वॉज में जाएंगे ना, यहाँ पे इज क्यों है? पास्ट के साथ आप प्रेजेंट की फॉर्म्स लिख ही नहीं सकते, तो आपको वहां पे वॉज लिखना पड़ेगा, ही वॉज एट फॉल्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ है सवाल, पर आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू। तो माइट जो मॉडल है, आपको मैंने मॉडल्स भी पढ़ाए हैं बेटा, बेसिकली जो माइट हमारी मॉडल है, माइट मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। मतलब जितनी भी मॉडल्स होती है ना, मॉडल्स के साथ आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मॉडल प्लस V1 होता है इन जनरल। अब ऐसा भी नहीं है कि मॉडल सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लेती है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी लिख के आईएनजी भी लग जाता है, मॉडल के साथ हैव लिख के थर्ड फॉर्म भी लिखी जाती है, मॉडल के साथ बी लिख के थर्ड फॉर्म भी लिखी जाती है, पैसिव स्टेट भी होती है मॉडल की, परफेक्ट स्टेट भी होती है मॉडल की, कॉन्टिन्यूस स्टेट भी होती है मॉडल की, ठीक है? तो इन जनरल लेकिन आपको मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। देखो आप ऐसे बोलोगे ना, आई माइट गो देयर, आई माइट गो देयर, तो क्या मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूँ आई माइट देयर? ये तो फिर वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइट के साथ आगे यहाँ पे वर्ब ही नहीं दे रहा, ट्रू तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रू तो एक नाउन है बेटा, तो माइट के साथ जो मैंने अभी पीछे आपको बताई कि बी की फॉर्म यहाँ पे गायब है, माइट बी, बी मतलब होता है बेटा, बी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हिंदी में होना, बी मतलब होना, किसी चीज का होना या बनना, बनना। आप बोलते हो मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक रिनाउंड टीचर बनना चाहती हूँ, मशहूर टीचर, अध्यापिका बनना चाहती हूँ, आई वांट टू बी रिनाउंड टीचर, आई वांट टू बी रिनाउंड डॉक्टर, राइट? आई वांट टू बी रिनाउंड सिटीजन ऑफ माय नेशन, मैं अपने देश का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो बी तो गायब नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? बोल रहा आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, माइट बी ट्रू होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो समाचार है वो सच है, तो है, होना, बनना, कुछ ऐसा मीनिंग देता है बी हमें, हिंदी की अगर बात करें। 9th पे आ जाओ, सवाल नंबर 9 बोल रहा है, a knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर सी है, क्योंकि कंट्रीज के साथ बेटा कभी इन्वेंटेड नहीं लगाते, ठीक है ना? इन्वेंशन होता है चीजों का, यहाँ पे लगना चाहिए डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका आएगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ इन्वेंटेड इट शुड बी डिस्कवर्ड, discovered would be the right answer। So right sentence बन जाएगा, our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who discovered America would be the right answer। Come to the question number 10, ये question repeated है, this question is already we have already done it, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, बोर्ड आ जाएगा वहां पे, ठीक है? 11 देखिए, 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोला when calamity fell the village they faced it bravely। अच्छा, कैलेमिटी का मीनिंग आपको पता होगा बेटा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कैलेमिटी CALAMITY, कैलेमिटी का मीनिंग होता है नेचुरल डिजास्टर,
राइट। आपको पता है बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई बस नहीं है। अब भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाता है तो कई लोग मर भी जाते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, तो उसमें हमारा थोड़ी कोई बस है। नेचुरल डिजास्टर को बोलते हैं, कैलेमिटी बेसिकली मीन्स होता है नेचुरल डिजास्टर, राइट। प्राकृतिक जो आपदा होती है उसको बेसिकली कैलेमिटी बोलते हैं, राइट। देखो ऊपर क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे फेल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे फेल तो ये हो गया, फॉल का फेल हो सकता है, मतलब गिरने वाला होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए बेटा, इसकी जगह आएगा बी फेल। फेल नहीं होगा, यहाँ पे बी फेल होगा। और बी फेल का वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज हैपेंड बाय फेट। फेट समझते हो, भाग्य, नसीब, मुकद्दर, डेस्टिनी, लक, समथिंग विच इज हैपेंड बाय फेट और डेस्टिनी। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें प्राकृतिक आपदा की, तो हम मान लेंगे हमारा मुकद्दर ऐसा होगा, भाई हमारा शहर तबाह हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गया भूकंप से, ठीक है। तो समथिंग विच इज हैपेंड बाय फेट और डेस्टिनी, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई बस नहीं है। तो बोला व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, मतलब किसी गांव में जब नेचुरल आपदा आई होगी तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसको उसका सामना किया, ये बोल रहा है। तो बी फेल आएगा यहाँ पे, ए पार्ट गलत है। तो उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है ही ले द लगेज। अब 12वां क्वेश्चन बोल रहा है ही ले द लगेज, लगेज असाइड एंड ले डाउन, ठीक है। ही ले द लगेज, यहाँ पे बेटा ले की एरर है, उसने सामान को नीचे रखा होगा सामान को पहले, फिर वो बैठ गया आराम करने, तो यहाँ पे ले थोड़ी आएगा, लेड आएगा यहाँ, फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, लेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट साथ में प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब लगेगी। सो ले एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। सो ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 का देख लें, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो। देखो मैंने आपको बताया था ना, इस पे एरर आता है। देखो क्या लगा रहे हैं, क्या लिख रहा है, ओवरफ्लो लिख रहा है, जो कि गलत है। क्या बताई थी अभी, अभी मैंने आपको ओवरफ्लो, इसकी वर्ब क्या बताई बेटा, क्या वर्ब बताई थी ओवरफ्लो की। मैंने क्या बोला था, फ्लो और ओवरफ्लो, बहाव वाली जो वर्ब्स होती है उनके एंड में क्या लगता है बेटा, ईडी लगता है। आंसर होना चाहिए यहाँ पे ओवरफ्लू गलत है, इसको काट के आप लिखें यहाँ पे पूरे वर्ड को, बी पार्ट में आ बनेगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओवरफ्लू। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ही लाइड ऑन द ग्रास। अरे ये तो झूठ वाली वर्ब लगा दी इसने, लाए तो झूठ बोलना होता है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट को बोलते हैं। सो ही ले ऑन द ग्रास, ही ले ऑन द ग्रास, घास के ऊपर पड़ गया वो कई घंटों तक, इंजॉइंग द कूल ब्रीज, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 की बात करें बेटा, तो 15 में क्या बोल रहा है, आई कीप माई कूल। अब कई बच्चे ए में ही कर लेते हैं यार यहाँ पे कि सर आई कीप माई कूल, ये तो कोई आई कीप माई सेल्फ होना चाहिए। बट एक बात बता दूं, कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, ध्यान रखना, कीप माई सेल्फ मत करना यहाँ। ये ए पार्ट बिल्कुल सही है सेंटेंस में, कीप इज नेवर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लिखा जाता कीप वर्ब के बाद। सो आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज, ये गलत है। लूज की एरर है बेटा, लूज तो टाइट का ऑपोजिट होता है। आप बोलते हो मेरी टी शर्ट टाइट होगी, टाइट मेरी टी शर्ट ढीली होगी, ठीक है, तो आप पतले होगे तो लूज हो जाएगी टी शर्ट, मोटे हो जाएंगे तो टाइट हो जाएगी, ऑब्वियस है। तो टाइट का ऑपोजिट लूज होता है, तो यहाँ लूज वो वाला लूज आएगा। तो बेटा यहाँ पे LOST वाला आएगा, खोने वाली बात कर रहा है, लूज लॉस्ट लॉस्ट, जिसकी वर्ब लॉस्ट लॉस्ट होती है। आई लॉस्ट माई वॉच, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर, मतलब मैं अपना कभी धैर्य नहीं खोता हूँ, ये बोल रहा है। चाहे सामने वाला बंदा मुझे उकसा रहा है, प्रोवोक्ड का मतलब होता है बेटा उकसाना, प्रोवोक एक नेगेटिव वर्ड होता है, प्रोवोक का मतलब उकसाना होता है, और इंस्टिगेट का मतलब भड़काना होता है, ध्यान रखना। होता है ना, कई लोग आपको उकसाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, अगर आपका मैच्योरिटी लेवल है, तो सामने वाले बंदे के उकसाने पे मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं कब गुस्सा करूंगा ना, वो मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कब गुस्सा करना। इट मीन्स यू हैव द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी इसको बोलते हैं। ये नहीं कि सामने वाला बंदा चार बातें बोल रहा है, वो चाहता है कि ये भड़के मेरे ऊपर, ये मतलब गुस्सा हो, लेकिन मेच्योरिटी वो है कि भाई उसके बोलने से मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, शांत रहूंगा, काम रहूंगा, मुझे कब गुस्सा करना है मैं खुद ही सोचूंगा उसके बारे में, उसके बारे में मैं खुद ही, वो मेच्योरिटी है। फिर ध्यान रखना, स्क्रीन पे आ जाओ। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अब देखो एक पेयर होता है बेटा इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, राइट। ये जो इफेक्ट होती है ना, ये वर्ब होती है, वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद। आपको पता है सब्जेक्ट के बाद एस के बाद वी आता है, सब्जेक्ट के बाद वी आता है, तो यहाँ पे अफेक्ट गलत है, इस अफेक्ट की जगह यहाँ लगना चाहिए था बेसिकली, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा इफेक्ट।
यहाँ पे इफेक्ट करें आप, इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा दिस वन, अफेक्ट को काटे, यहाँ पे लिखें इफेक्ट आएगा, एरर बनेगी बी पार्ट में और यहाँ पे लग जाएगा आपका इफेक्ट आएगा, इसकी जगह अफेक्ट की जगह इफेक्ट आएगा, क्योंकि फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट, ये वर्ब का कोटा पूरा हो गया, यहाँ पे मस्ट नॉट मॉडल हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल की जगह फर्स्ट फॉर्म लग रही है, हैव मेन वर्ब बना के हैव को लिख रहा है और फिर आगे इफेक्ट आएगा। 17 का देख लीजिए, अब यही एक जोड़ा आपका ये होता है, एक कंप्लेन होता है। मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ सेकंड थर्ड फॉर्म बेटा किसकी होगी, कंप्लेन की होगी या कंप्लेंट की होगी? तो आप बोलोगे सर कंप्लेंट की तो नहीं हो पाएगी वर्ब, तो अगर नहीं हो पाएगी तो भाई ये नाउन है फिर, और इसकी हो पाएगी, इसमें ईडी लग जाता है तो ये वर्ब का काम करेगा। अब आए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहा है, सब्जेक्ट तो दे रहा है आए, लेकिन इसके साथ कंप्लेंट नाउन लिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब लिखी जाती है, तो ये कंप्लेन आपका यहाँ पे गलत बनेगा बेटा, ठीक है, कंप्लेन को यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, कंप्लेन नहीं आएगा, उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा कंप्लेंट, राइट। सो यहाँ पे ए पार्ट में एरर बनेगी, इस क्वेश्चन का जो एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। और आपको यहाँ पे लिखना है बेसिकली कंप्लेंट मस्ट बी देयर, आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम होगा। तो 18वां का आ जाओ, सेम एरर है, बताया अभी आपको मैंने, अभी अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू, क्या बताया कि द यूनिवर्सिटी वॉज, क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या आएगा, यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड आएगा, क्या बी पार्ट में यहाँ फाउंड आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर बी पार्ट में फाउंड नहीं आएगा, बी पार्ट में आना चाहिए था फाउंडेड, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा स्थापना की, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर एस्टेब्लिशमेंट, है ना, क्योंकि हम यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है बेसिकली आपका लगना चाहिए था फाउंडेड, यहाँ पे आंसर आएगा फाउंडेड इंस्टेड ऑफ फाउंड, राइट। बी पार्ट गलत है इस क्वेश्चन का। 19 पे आ जाते हैं, ही वॉज बॉर्न, अब देखो बॉर्न भी दो तीन तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ बॉर्न, बियर दो होते हैं, देखो मैं आपको बियर का बताता हूँ, पहले बियर का देखिए, एक बियर ये होता है, एक बियर ये होता है, फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, अगर इसकी सेकंड फॉर्म में बोर लिख रहा है, इसकी सेकंड फॉर्म में भी बोर लिख रहा है, सेकंड फॉर्म दोनों की सेम होती है, बट ये कॉन्सेप्ट पकड़ा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर थर्ड फॉर्म में लगा रहा है बी ओ आर एन ई, अगर ई भी लगा रहा है, अगर ई लगा रहा है इसमें थर्ड फॉर्म में, समझ आना, अगर बी ओ आर एन ई लिख रहा है तो समझ आना ये सहन करने वाली वर्ब है, बोलते ना आई कांट बियर दिस इंसल्ट, तो मतलब सहन करने वाली वर्ब लगा रहा है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म में आपको सिंपली लिख के दे रहा है बी ओ आर एन, सिर्फ बी ओ आर एन लिख के दे रहा है, बी ओ आर एन, तो समझ आना ये जन्म वाली बात हो रही है। अब इस वाक्य में क्या बात कर रहा है, अच्छा इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, इस सेंटेंस में क्या बात कर रहा है 19 में, ही वॉज बॉर्न, क्या यहाँ ई आएगा? अरे ये तो पैदा होने वाली बात कर रहा है, कि उसका जो जन्म हुआ था बड़े गरीब परिवार में हुआ था, बट उसका जो पालन पोषण हुआ बेटा वो हुआ था एक एफिलेंट रिच फैमिली में। रिच एफिलेंट होता है जो अमीर होता है, धनवान होते हैं, 20 पे आ जाते हैं। He was so inquisitive that he rose many questions in the class. Inquisitive का मीनिंग होता है बेटा डिजायर, डिजायर फॉर नॉलेज, कई बच्चे होते हैं बड़े सीखने के उत्सुक उत्सुक होते हैं, डिजायर फॉर नॉलेज, ज्ञान को पाने की जिनमें ललक होती है, ठीक है, तो उनको उसको बोलते हैं इनक्यूजिटिव। तो यहाँ पे रोज आएगा क्या, यहाँ पे रोज आएगा नहीं, ठीक है, तो एक राइज होता है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, राइज की थर्ड फॉर्म रीजन होती है, आर आई एस ई एन, पढ़ी होगी आपने, सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्राइस के राइज, दाम बढ़ गए, प्राइस राइज हो गया। एक फिर रेज भी होता है, जब हम ऊपर उठाने की बात करते हैं तो हम रेज रेज्ड रेज्ड यूज करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ रोज इट शुड बी रेज्ड ओवर हियर, यहाँ पे लगना चाहिए। बोल रहा है वो बहुत इंक्यूजिटिव था और उसने क्लास में कक्षा में बहुत सारे सवाल उठाए, ये बोलना चाह रहा है। पे जाते हैं, when the company offered him a purse on his retirement he refused to agree it। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अग्री नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा। अग्री तो मानना होता है ना, अग्री तो किसी ने कोई बात बोली आप उसकी बात से सहमत हो तो आप अग्री बोलोगे, आई एम अग्री विद यू, लेकिन उसने उसको लेने से मना किया होगा तो एक्सेप्ट आना चाहिए। 22 पे आ जाओ, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक, क्या रिटर्न के साथ कभी बैक लगता है? जिस भी वर्ड में बेटा री आता है ध्यान रखना, री, रिमाइंड बैक, रिकॉल बैक, रिट्रीट बैक, रिम्बर्स बैक, री जब भी आता है तो कभी भी उस वर्ड के साथ बैक नहीं लगाते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बैक को ड्रॉप करें, ऑप्शन बनेगा हमारा सी पार्ट गलत, ठीक है जी। इस पे आ जाओ, द असेशन वॉज कन्विक्टेड, असेशन का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर,
ठीक है, जो धार्मिक मतलब नेता की हत्या को असैसिनेशन बोलते हैं, कभी भी मर्डर किलिंग नहीं बोलते, पॉलिटिकल किलिंग को असैसिनेशन बोला जाता है। लाइक राजीव गांधी असैसिनेशन, इंदिरा गांधी असैसिनेशन। जब उसको कन्विक्ट पाया गया, दोषी पाया गया था, तो फिर वहां पे क्या आना चाहिए बेटा, सी पार्ट में क्या होना चाहिए, हैंग्ड आएगा। तो मतलब उसको दोषी पाया गया तो उसको फिर सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। ये है वो हैंग और हैंग वाला एरर, ध्यान रखना। अब इस पे ये ही था आज के सेशन में। ठीक है, वर्ब का ये पहला पार्ट था, इसके बाद हम मॉडल करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वर्ब का, सेकंड एट्रीब्यूट रहेगा मॉडल्स, और उसके बाद उसके ऊपर रहेंगे हमारी 2 क्लासेस। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।